एक बात और थी जिसे देखकर अन्या अब थोड़ा वियर्ड फील कर रही थी। फैमिली मेंबर से लेकर स्टाफ तक मेल था। वो जब से आई थी उसने खुद के अलावा किसी फीमेल को घर में नहीं देखा था। अन्या अफसोस सा चेहरा बनाते हुए सोचती है, ये कहाँ आ गई अन्या, तू ऐसा लग रहा है जैसे गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली लड़की को अचानक बॉयज हॉस्टल में शिफ्ट कर दिया हो। फिर वो खुद से कहती है, मुझे मेरे घर के पास जाना है, पता नहीं मॉम डैड कैसे होगे, मेरे पास तो फोन भी नहीं है, कैसे बात करूं उनसे। अन्या को ऐसे सोच में गुम देख एक नौकर सामने सामने से पूछता है, मैम आर यू ओके। उसकी आवाज सुन अन्या अपनी रियलिटी की दुनिया में वापस आ जाती है और फिर ठंडी आह भरते हुए अपने कामों में लग जाती है। अन्या ने जो खीर बनाई सबको वो बहुत पसंद आई और दिग्विजय जी ने खूबसूरत सा कंगन उपहार के तौर पर अन्या को दिया। चौहान इंडस्ट्री आज ऑफिस में काफी शांति छाई थी। सब भगवान से खुद के सेफ्टी की दुआ मांग रहे थे। आज किस पर रुद्र का क्रोध फूटेगा कोई नहीं जानता था, इसलिए सब अपने कामों में ध्यान लगा रहे थे। अमन की तो सांस ही अटकी हुई थी कि किस पल उसके जान पर बन आए। रुद्र अपने केबिन में एक फाइल पढ़ रहा था, तभी उसके केबिन का डोर नॉक होता है। वो बिना देखे अंदर आने को कहता है। अमन अपने सारे देवी देवताओं को याद करके एक फाइल और पैकेट लेकर रुद्र के केबिन में जाता है। रुद्र के पास जाकर कहता है, सर ये फाइल आपने मांगी थी। कोई जवाब ना मिलने पर अमन पैकेट टेबल पर रख कर कहता है, और सर ये दादाजी ने आपके लिए भेजा है। ये सुनकर रुद्र उस पैकेट को देखता है, फिर अमन से इशारे में पूछता है, क्या है उस पैकेट में। अमन कहता है, मुझे नहीं पता सर, जैसा दादाजी ने कहा मैं इसे आपके पास ले आया। रुद्र अमन को जाने का इशारा करता है और पैकेट को खोल कर देखता है। उसमें एक खाने का बॉक्स था। वो देखकर रुद्र कंफ्यूज हो जाता है और सोचने लगता है कि दादाजी ने उसके लिए ये क्यों भेजा। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है। रुद्र उसे चेक करता है। वो मैसेज भी दादाजी का ही था, जिसे पढ़कर उसकी नजर सीधा बॉक्स पर चली जाती है। मैसेज में लिखा था, बॉक्स तुम तक पहुंच ही गया होगा, इसमें अन्या के हाथ की बनाई हुई खीर है, बहुत ही स्वादिष्ट है, हम सब ने खाई, अब तुम भी खाओ और आते वक्त अन्या के लिए गिफ्ट लेते आना। रुद्र फोन रखकर बॉक्स को खोलता है, जिसमें से खीर की बहुत अच्छी महक आ रही थी। उसे देख के रुद्र के एक्सप्रेशनलेस चेहरे पर एक्साइटमेंट आ जाता है और वो जल्दी से उसे टेस्ट करता है। एक बाइट खाते ही उसकी आंखों में एक दर्द उभर आया, जिसे उसने आज तक अपने अंदर ही दबाकर रखा था। वो तुरंत खीर को उठाकर डस्टबिन में फेंक देता है, फिर सिर को चेयर से टिकाते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुछ दर्द थे रुद्र के जो भुलाए नहीं जा रहे थे। तभी उसकी नजर फाइल पर पड़ती है, जिसे अमन रख कर गया था। रुद्र उस फाइल को उठाता है और देखता है, उसमें अन्या की फोटो थी। फाइल में अन्या के बारे में इंफॉर्मेशन थी, जिसे रुद्र ने ही मंगवाई थी। उसे कल रात से ये बात खटी की जा रही थी कि आखिर अन्या ने बिना किसी सवाल जवाब के इतनी आसानी से डिवोर्स पेपर पर साइन कैसे कर दिया और पैसे तक नहीं मांगे। रुद्र की नजर अन्या की फोटो पर टिक जाती है। वो हल्के हाथ से उसे छूता है। उसके ज़ेहन में एक बार फिर अन्या से बढ़ती नजदीकियां, उसकी आंखें, होठ, सादगी याद आने लगती है। ये सब याद करके उसे सुकून मिल रहा था। रुद्र फोटो को साइड रख आगे पढ़ने लगता है। अन्या पढ़ाई के लिए हमेशा बाहर ही रही थी।
वो सिंपल एंड मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। उसके पापा मम्मी भी काफी सिंपल थे। घर में उनके अलावा उसका एक छोटा भाई भी था। रुद्र बड़े गौर से एक एक चीज पढ़ रहा था, तभी उसकी नजर एक पेज पर जाती है जहां अन्या की 3 महीने पहले हुई सगाई का जिक्र था। वो पढ़कर तो रुद्र के होश ही उड़ जाते हैं। वो फाइल को बंद करके टेबल पर पटक देता है और गुस्से में खिड़की के पास जाकर एक सिगरेट जलाते हुए लंबे लंबे कश लगाने लगता है। उसके ज़ेहन में बस एक ही बात चल रही थी कि अन्या की सगाई हो चुकी थी, शायद उससे, जिसे वह चाहती हो, इसलिए उसने इतनी आसानी से पेपर्स पर साइन कर दिए। शायद वो जल्द से जल्द इस रिश्ते से आजाद होना चाहती हो। रुद्र को न जाने क्यों ये बात सोच सोच कर काफी गुस्सा आ रहा था कि अन्या के दिल में पहले से कोई और है। वो उसकी लाइफ में किसी और के होने की बात बर्दाश्त नहीं कर पा रहा थी। डिवोर्स की शर्त तो उसने ही रखी थी, लेकिन उसे ये बात अब खलने लगी थी। सिगरेट खत्म होते ही वो अपना फोन उठाता है और एक मैसेज टाइप करने लगता है और अपना कोट उठाकर वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिग्विजय जी अन्या को घर की चीजों से रूबरू कराते हुए कौशल्या राय चौहान की फोटो के आगे खड़ा करते हुए कहते हैं, ये है रुद्र की माँ कौशल्या राय चौहान। अन्या बड़े गौर से उस तस्वीर को देख रही थी। तस्वीर काफी खूबसूरत थी। उनकी आंखें देखकर अन्या को रियलाइज होता है कि रुद्र को अपनी माँ से इतनी खूबसूरत आंखें मिली है। दादाजी आगे कहते हैं, 25 साल पहले एक हादसे में गुजर गई थी, तब से ये घर सिर्फ एक मकान बनकर रह गया है, जिसे अब घर तुम्हें बनाना है। रेहान ने अपनी माँ को बस तस्वीर में ही देखा है। उसे तो ये मौका तक नहीं मिला कि वो अपनी माँ की गोद में खेल सके। कौशल्या के जाने के बाद लगभग सब कुछ बिखर गया है, जिसे अब तुम्हें संभालना है। ये बोलते हुए दादाजी भरोसे के साथ अन्या को देखते हैं। अन्या को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, पर दादाजी के भरोसे को देख वो बस अपना सिर हाँ में हिला देती है। दादाजी उसे आगे चलने के लिए कहते हैं, तुम्हें इस घर की बहू के साथ साथ रुद्र की पत्नी भी बनना होगा और इस वंश को आगे बढ़ाना होगा। ये सुनकर अन्या के कदम रुक से जाते हैं। उसके दिमाग में रुद्र की कल रात कही हुई बात याद आ जाती है, तुम इस घर की बहू तो बन सकती हो, पर मेरी पत्नी बनने की कोशिश कभी मत करना। ये याद आते ही अन्या के चेहरे पर परेशानी के भाव आ जाते हैं। वो खुद से कहती है, वाह अन्या, क्या किस्मत है तेरी, पोते ने पहले ही दिन डिवोर्स पेपर दे दिए और दादाजी पोते का सपना देख रहे हैं। दिग्विजय जी अन्या को रुकते देख पीछे पलटते हैं। उसके चेहरे के भाव से साफ पता चल रहा था कि उनकी बात सुनकर वो कुछ दुविधा में थी, जिसे दिग्विजय जी अच्छे से समझ रहे थे। वो अन्या को अपने कमरे में आने का कहते हैं। अन्या उनकी आवाज सुनकर होश में आती है, फिर जल्दी से उनके कमरे में जाती है। दादाजी उसे बैठने का इशारा करते हैं और अपने रौबदार लहजे में कहते हैं, मुझे पता है तुम्हें क्या परेशानी है। उनकी बात सुनकर अन्या कुछ हैरान परेशान सी उन्हें देखती है। तभी वह आगे कहते हैं, जहाँ तक मैं अपने पोते को जानता हूँ, उसने तुम्हें पहली ही रात को शादी को मानने से इनकार कर दिया होगा, है ना। दादाजी की बात सुनकर अन्या और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। उसे अब डर लगने लगा था, क्योंकि रुद्र ने उसे साफ तौर पर कहा था कि अगर ये बात किसी को पता चलेगी तो वो उसे मार डालेगा। ये सब याद कर वो जल्दी से अपना सिर न में हिलाते हुए घबराई टोन में कहती है,
नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा उन्होंने। अन्या के ऐसे बोलने पर दादाजी मन ही मन उसे देखकर मुस्कुरा देते हैं। वो आगे बात बढ़ाते हुए कहते हैं, दादा हूँ मैं उसका, बचपन से अब तक उसे देखा है। उसकी हर सोच, हर चीज की खबर रहती है। मुझे इसलिए तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। दिग्विजय जी के ऐसा कहने पर अन्या मासूमियत से उन्हें देखती है। वो आगे कहते हैं, वो माने या ना माने तुम अब उसकी पत्नी हो और इस बात को तुम्हें ही उससे स्वीकार कराना होगा। तुम्हें उसके दिल में अपने लिए वो जगह बनानी होगी जो हर पत्नी की होती है। इसके लिए तुम्हें दरवाजे पर दस्तक होने से दादाजी और अन्या की बात बीच में ही अधूरी रह जाती है। कमरे में रेहान और तविश एंटर करते हैं। रेहान तो जल्दी से अपने दादाजी के पास फैलकर बैठ जाता है और कहता है, क्या हुआ, बड़ी देर तक आज आपने हमें याद नहीं किया? आपने हमारे लिए दादी डार्लिंग ढूंढ ली क्या? उसकी बात सुन दिग्विजय जी उसके सिर पर जोर की चवत लगाते हुए कहते हैं, तुम कभी सीधी बात नहीं कर सकते। रेहान अपने दादाजी को देखकर सीधे बैठता है, फिर अपने दांत दिखाते हुए कहता है, लो बैठ गया। अब बताओ। रेहान की ऐसी हरकत देखकर अन्या के चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कान आ जाती है। दिग्विजय जी उसे घूरते हुए देखकर कहते हैं, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। रेहान अपने हाथ खड़े करते हुए कहता है, देखो दादू, लव लेटर मैं नहीं पहुंचा सकता। आपको खुद ही हमारी फ्यूचर दादी को पढ़ाना होगा। कहीं मैंने दिया और वो मेरे चाम में फंस गई तो आपका क्या होगा? रेहान की ऐसे मजाकिया बातें सुनकर अन्या और तविश की हंसी छूट रही थी, पर दिग्विजय जी उसे गुस्से में घूरते हुए अपनी छड़ी उठा लेते हैं। रेहान के पैर मारने ही वाले थे कि वो फुदक कर अन्या के पीछे छुप जाता है। आ भाभी बचाओ, ये बाबा मुझ जैसे छोटे बच्चे पर जुल्म कर रहे हैं। दिग्विजय जी अपनी छड़ी को साइड करके रेहान से गुस्से में कहते हैं, तुम वहाँ क्यों छुप रहे हो? अभी तो बहुत बत्तीसी दिखा रहे थे। रेहान अन्या के पीछे से निकल अपने दांत दिखाते हुए कहता है, उस वक्त आपका ये शाही हथियार जो नहीं था। वैसे आपने मुझे यहाँ शाही हथियार के दर्शन के लिए बुलाया है। रेहान की बात सुन दादाजी को अपनी अधूरी बात याद आती है। वो रेहान को घूरते हुए वापस बैठकर कहते हैं, नहीं, कुछ जरूरी काम था तुमसे। रेहान की बात सुन दादाजी आचार्य से पूछते हैं, दया कहाँ वो? रेहान मुंह बनाते हुए कहता है, भाई लंदन गए, कितने दिनों के लिए ये पता नहीं, और तो और मुझे ऑफिस जाने का फरमान सुना कर गए। अब मैं नन्ही सी जान उन मोटी मोटी फाइलों के बीच क्या करूँगा, पर मेरी तो किसी को यहाँ कोई फिक्र ही नहीं है। वही अन्या ने जब रेहान के मुंह से रुद्र के चले जाने की बात सुनी तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसने तो इस रिश्ते से कोई उम्मीद न रखने का फैसला किया था। वो अपने मन को मनाते हुए कहती है, अच्छा हुआ चला गया। अब तुझे रोज रोज उसकी अकड़ू शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। भगवान करे वो 1 साल तक न आए, वरना हर वक्त मुझे अपनी उस काली काली आँखों से घूरता रहेगा। रुद्र के जाने की बात सुन दादाजी अपनी छड़ी पर जोर देते हुए अपने मन में कहते हैं, ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा। मैं जानता हूँ जानबूझकर भाग के गया है, लेकिन मैं भी उसका दादा हूँ, देखता हूँ कितने दिन बचेगा। फिर दादाजी रेहान की सारी बात इग्नोर कर आगे कहते हैं, ठीक है, तुम्हारे पास 1 हफ्ता है। अन्या को अपने भाई की पसंद बनाने में हेल्प करो। ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं है। रेहान ये सुनकर मन ही मन उछल पड़ता है, लेकिन अपने दादा के सामने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहता है, लेकिन दादाजी भाई, दादाजी कहते हैं, उसे मैं देख लूंगा, कुछ कहे तो कह देना, मैंने माना किया है। रेहान अन्या और तविश को देख आंख मारता है।
तवेश उसे देख मन में कहता है, एक नंबर का नौटंकी है, इसे अच्छे से पता है किससे कैसे अपनी बात मनवानी है। रेहान जल्दी से खड़ा होकर अन्या को अपने साथ ले जाते हुए कहता है, जल्दी चलो भाभी वरना बाबा का कब मूड फिर जाए कोई नहीं बता सकता। अन्या तो बस रेहान की नौटंकी देख मुस्कुरा रही थी। क्या था अन्या के सगाई का राज? क्या सच में उसके दिल में कोई था? क्या अन्या रुद्र के दिल में वो जगह बना पाएगी? जाने के लिए पढ़ते रहिए ये कहानी सिर्फ